हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी अधेसिव्स के लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी को लेके। जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। साथ ही जिनको नहीं अलॉटमेंट मिली है, जैसे हमें नहीं मिली, तो हमें क्या करना चाहिए उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक जिस्ट हम लोग देख लेते हैं कि एचपी अधेसिव क्या करती है। बेसिकली ये अधेसिव रिलेटेड जितने भी सीलेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो चिपकाने के काम आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करती है। जिस तरीके का काम पिडिलाइट का है वैसे ही काम इसका भी है। और वन ऑफ ये इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉल्वेंट सीमेंट इन एशिया। ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओवरऑल दिल्ली में, कोलकाता, बैंगलोर, इंदौर, हर जगह इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 750 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके और 50,000 डीलर को ये केटर करती है। तो ओवरऑल ये जिस्ट था। आप मेरा आईपीओ रिव्यू अगर जाके देखोगे तो मैंने डिटेल से सब कुछ बताया हुआ था। अगर आप इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्च 2020 में इनको थोड़ा लॉस हुआ था, लेकिन उसका जो रीज़न था वो लॉस ये इसलिए नहीं था कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लॉस के बारे में कंपनी ने बहुत क्लियरली अपने आरएचपी में क्लैरिफाई किया था कि उनका वन टाइम एडजस्टमेंट उन्होंने कुछ किया और उनको बैलेंस शीट क्लीनिंग करनी थी, जिस वजह से 11 करोड़ का एक्सपेंसेस उन्हें बेयर करना पड़ा, जिस वजह से ये आपको ऐसा डेटा दिख रहा है। अदरवाइज आप देख सकते हो कि हर साल ये अच्छे प्रॉफिट को कमाती है, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही अगर हम इसको कंपेयर करें पीई रेशियो के हिसाब से, तो इसका पीई रेशियो निकल के आता है 81.31 और इसकी जो पीयर है, लिस्टेड पीयर जो है पिडिलाइट, जो सेक्टर लीडर है एडहेसिव कैटेगरी में, उसका पीई निकल के आता है 89। तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ कहा था कि अच्छा खासा इसका प्राइसिंग आपको मिल रहा है। इसमें थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं, थोड़ी बहुत मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग गेन नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। पर अगर आपने मेरा आईपीओ रिव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि आप इसमें अप्लाई करिए फॉर इफ़ यू कैन होल्ड, नॉट फॉर द लिस्टिंग गेन। मैंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने नहीं बोला था। मैंने बोला था कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप आउटलुक टू होल्ड ऐसा सोच के आप आगे के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। इशू साइज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी छोटी इशू साइज़ थी, तो काफ़ी इसको मिलना मुश्किल था। ऊपर से रिटेल कैटेगरी में 80 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, यानी हर 80 में से एक जन को अलॉटमेंट मिली, वो भी इतनी छोटी कैटेगरी, इतनी छोटी अलॉटमेंट थी इसकी। ओवरऑल जो इशू साइज़ ही काफ़ी ज़्यादा, ओनली 125 करोड़ का इशू साइज़ था, जिस वजह से ग्रे मार्केट में भी पहले कुछ दिन तो वो ट्रेड ही नहीं हो रही थी। दूसरी बात, इनका जो ऑफ़र फॉर सेल था वो तो 12.53 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल था और 113 करोड़ का इनका फ्रेश इशू था। फ्रेश इशू से इनका जो मोटिव है वो क्या करने वाली है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस पैसे को लगाने वाली है। साथ ही अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो महाराष्ट्र में उनका है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो बढ़ाने वाली है। तो इनका जो मोटिव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक्सपेंशन करने का ये सोच रही है। साथ ही अगर हम पिडिलाइट तो फर्स्ट है ही सेक्टर लीडर, अगर ये लिस्ट हो जाती है जभी भी, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लिस्टेड पेयर हो जाएगी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड रहेगी। तो ऐसे कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना आपके लिए एक मल्टी बैगर रिटर्न साबित हो सकता है इन फ्यूचर। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क टेकर हो तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको ये अच्छे रिटर्न्स ला के दे सकती है। फिनेंशियल पैरामीटर के हिसाब से भी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इशू फेयरली वैल्यूड थी और इनका जो क्लाइंट लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है और इनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी फ़िलहाल देखो ये स्मॉल कैप कंपनी है, ओके, लेकिन जिस तरीके से इसकी मार्केट शेयर बढ़ रही है और पिडिलाइट के बाद यही एक कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आती है, उस हिसाब से अगर हम लिस्टेड पेयर के हिसाब से बात करें तो आगे जाके जब ये मिड कैप में एंटर करेगी और जब ये लार्ज कैप में एंटर करेगी, टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है, हो सकता है 10 साल लग जाए। लेकिन जैसे ही ये जिस भी 10 साल हो या 5-6 साल हो, जब भी ये स्मॉल से मिड एंड मिड से लार्ज में मूव करेगी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये कंपनी ला के दे सकती है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये T2T सेगमेंट में लिस्ट होने वाली है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, तो इसका 5% का सर्किट पे इसका जो लॉक इन रहेगा, विच मीन्स कि इसका जो स्पेक्यूलेटिव मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। 5% का कैप रहेगा ऊपर, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट दोनों साइड में। एंड साथ ही ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट का मतलब ये भी है कि अगर आप लिस्टिंग डे के दिन इसको खरीदते हो नए से, तो आप उसको 2 दिन के बाद T+2 के बाद ही आप उसको बेच पाओगे, ओके। तो इसमें इंट्रा डे आप नहीं कर सकते हो, तो इट इज़ गुड ऑल्सो एक तरीके से कि इसमें स्पेक्यूलेटिव प्राइसिंग ज़्यादा नहीं होगी। साथ ही ये चीज़ मैंने आपको बताया
कि पिडिलाइट लार्जेस्ट है अधेसिव सेक्टर में, लेकिन अधेसिव सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो तो लगनी ही है, क्योंकि सीलेंट एंड अधेसिव प्रोडक्ट ऐसा एक चीज़ है जो हर जगह यूज़ होता है। ओके, तो पिडिलाइट इज़ द नंबर वन। लेकिन अगर आप सेक्टर लीडर के साथ एक कॉम्पिटिटर को ऐड करते हो पोर्टफोलियो में, तो ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने के आपको चांसेस हैं, क्योंकि स्कोप ऑफ ग्रोथ दोनों में रहेगा। पिडिलाइट में तो है ही, पिडिलाइट को आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ओके, ये हो गया सेक्टर लीडर। कॉम्पिटिटर है एचपी अधेसिव, उसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखो फॉर लॉन्ग टर्म। पिडिलाइट आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, पिडिलाइट आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देगी, कंसिस्टेंट आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखेगी। और उसी के साथ एचपी अधेसिव थोड़ी रिस्की है, वोलाटाइल हो सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे हो सकती है, पर फ्यूचर में हो सकता है आपको मल्टी बैगर, एक रिस्क आपको लेके देखना चाहिए। एचपी अधेसिव में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि है, क्योंकि इसमें स्कोप ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई है, साथ ही अच्छे रिटर्न तो मिलने के चांसेस है जिस तरीके से पिडिलाइट ने दिया है। अब पिडिलाइट के ग्राफ पे आते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ समझ आएगा। पिडिलाइट का देखो 1999 1 जनवरी 1999 में 6.26 रुपीज़ की ये पिडिलाइट की शेयर थी। ओके, एक पॉइंट पे एकदम कुछ खास मूवमेंट नहीं था, काफ़ी साल इसको लगे कि 2009 में, मतलब 1999 10 साल इसको लगे 6 रुपीज़ से 45 रुपीज़ में पहुंचने के लिए। ओके, अब यहाँ से आप देखो आज की डेट पे जो एच पी अधेसिव का जो प्राइस है वो 274 का है। ओके, लिस्ट होने के बाद मान लो कि 388 के करीब आ जाती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते तो 2014 में पिडिलाइट 388 की थी, वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 2014 से लेके 7 इयर्स में ये 2410 की हो गई है। तो उस हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो आप आज की डेट पे एच पी अधेसिव इसी सिचुएशन में है। ठीक है, जब पिडिलाइट 2014 में थी 388 पे, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आज हमारा एच पी अधेसिव इसी सिचुएशन में है। तो यहाँ से आज से 7 इयर्स बाद आपको हो सकता है 2410 ना हो, पर 1000 रुपये होने के चांसेस तो हैं, 1500 रुपये होने के चांसेस तो हैं, तो मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो जिस तरीके से पिडिलाइट ने ग्रोथ दिखाया है, पूरे आप देख लो 1999 से लेके 2021 तक में इसने 38,000% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 2410 पे है, कहाँ ये पहले 7 रुपीज़ की एक शेयर थी। तो उसी तरीके का ग्रोथ मुझे लगता है एचपी अधेसिव भी ला के दे सकती है। स्टार्टिंग में अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, अभी इसकी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, स्मॉल कैप से मिड कैप होगी, मिड कैप से लार्ज कैप होगी, सेक्टर लीडर भी नहीं है लेकिन कम्पीट तो कर रही है, तो ये ऑब्वियसली पिडिलाइट को ओवरटेक करने का कोशिश करेगी, या फिर उससे हाथ से हाथ, मतलब कंधे से कंधा मिलाने का भी कोशिश करेगी। तो बेसिकली अच्छी खासी कॉम्पिटिटर है पिडिलाइट के लिए। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको फ्यूचर में थोड़ा पेशेंस के साथ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अगर पिडिलाइट में किसी ने पेशेंस दिखाया तो उनको 38,000% के रिटर्न्स मिले, उसी तरीके का एच पी अधेसिव में मुझे लगता है कि रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल भी सेम है और सब कुछ सेम है, प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड गुड कंपनी है। आईपीओ रिव्यू का ये जो वीडियो मैंने डाला था एचपी अधेसिव आईपीओ रिव्यू, उसमें मैंने क्या कहा था, अप्लाई विथ एन आउटलुक टू होल्ड। मैंने भी अप्लाई किया था होल्ड करने के लिए, नॉट फॉर द लिस्टिंग गेन। ओके, लेकिन हमें मिला नहीं अलॉटमेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लो 274 की इसकी कट ऑफ प्राइस है, और आप जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिला है 50 शेयर्स का उनको अलॉटमेंट मिला है, विच मीन्स उनके डीमैट में 50 शेयर्स आ गए होंगे, नहीं आया है तो नथिंग टू वरी, मंडे को 8 AM तक आपको डीमैट में 50 शेयर दिखेंगे। ओके, ग्रे मार्केट की आप बात करोगे तो 90 रुपीज़ का इसका आज की डेट पे 25 दिसंबर है, 90 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। HNI कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 8.5 रुपये का है, वे अबव ग्रे मार्केट चल रहा है, तो बिल्कुल भी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि कैसा आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं होती, मेरा अलॉटमेंट लगा होता तो मुझे 50 शेयर्स मिले होते, 364 अगर हम आज के ग्रे मार्केट के हिसाब से देखते हैं। अब देखो कल के मंडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट में वो कोई बोल नहीं सकता है। जिस तरीके का फ्राइडे का दिन गया, थोड़ा बहुत वीकनेस है मार्केट में, हो सकता है कि 90 रुपीज़ का ग्रे मार्केट ना भी आपको मिले, बहुत वोलाटाइल रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% का ही, लेकिन इसमें कैप रहेगा, तो उतना भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी कम लिस्टिंग हो या फिर ज़्यादा हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, वो कोई नहीं बता सकता। पर फिर भी अगर मुझे 50 शेयर्स मिले होते, तो मैंने तो बोला ही था कि होल्ड करने के पर्सपेक्टिव से आप लगाइए, तो मैं क्या करती, मैं 20 शेयर्स को बेच देती लिस्टिंग गेन में जितने भी मिलते, और 30 शेयर्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख के भूल जाती। मैं उसको टच भी नहीं करती, फॉर 5 6 7 ईयर्स मैं उसको टच नहीं करती, जितना भी लंबा मैं
उसको होल्ड कर पाती, मैं होल्ड करती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे लगता है आप में से जिन लोगों ने भी लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ अप्लाई किया था, उनको अपना आप लिस्टिंग गेन ले लो, मतलब 15,000 का आपने कैपिटल लगाया, 15,000 एटलीस्ट निकाल लो, बाकी का आप होल्ड करके रखो। और जिन्होंने होल्ड करने के पर्सपेक्टिव से लिया है वो तो होल्ड करे ही, क्योंकि बेसिकली ये कंपनी मुझे लगता है होल्ड करने वाली कंपनी ही है। लिस्टिंग गेन लेके निकलना में कुछ खास आपको बेनिफिट शायद ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक तरीके का आप रिस्क ले सकते हो सकता है अगर आपका ये तुक्का लग गया फॉर लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स में अगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल गए तो चांदी ही चांदी है। तो वो उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ शेयर्स बेच दीजिए एंड कुछ शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए। मैं 20 शेयर्स बेचती, 30 शेयर्स मैं होल्ड करती, 6-7 हज़ार मुझे मिल जाते, इट इज़ फाइन, बाकी के मैं होल्ड करती। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल वापस निकालना चाहते हो। अगर आप 15,000 के शेयर्स को वापस निकालना चाहते हो तो आप वो कर लेना, बाकी का होल्ड कर लेना। पर जो भी है, जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया है, मुझे लगता है आप सबको कुछ शेयर्स ऑफ एचपी अधेसिव होल्ड करके रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपको ये अलॉटमेंट आईपीओ में मिली हुई है। हो सकता है ऐसा रेट वापस आपको शायद बाद में ना मिले, मिल भी सकता है, लेकिन ना भी मिले तो एक थोड़ा बहुत आपको होल्ड करके फॉर लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। इट विल टेक ईयर्स टू गेट गुड रिटर्न्स। जैसे पिडिलाइट को आपका मैंने ग्राफ दिखाया, 1999 से लेके अभी 2021 तक में इसने 38,000% के रिटर्न दिए, तो बहुत साल लगे इतने अच्छे रिटर्न देने में, लेकिन काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न दिए। उस तरीके का एचपी अधेसिव में भी अगर आप पेशेंस बना के रखते हो तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ट्रेड टू ट्रेड में है तो न्यू इन्वेस्टर्स आप अगर ले रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको बताया कि आप उसी दिन इसमें इंट्राडे आप नहीं कर पाओगे, आपको 2 दिन के बाद ही बेच पाओगे। पर मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आफ्टर लिस्टिंग तो आउटलुक रखेगा लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी को मत भूल जाइए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते, अगर आप बिगनर हो और आपको आपके पैसे की मतलब थोड़ी सी मतलब ऐसा है कि आप लिमिटेड पैसे में रहते हो, तो आई थिंक आपको एचपी अधेसिव को अवॉइड कर लेना चाहिए। अगर आप रिस्क लेते हो, अगर आपके पास पैसे हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तब आप इसमें ख़रीदारी कभी भी करो, बाय ऑन डिप भी करिएगा, लिस्टिंग के बाद भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 5-6 ईयर्स के लिए लेके भूल जाइएगा। तो ये बेसिकली इसका ज़्यादा बड़ा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी है नहीं, सिंपल है। जितना लंबा हो सके होल्ड करके देखो और देखो कि कैसा रिटर्न्स ये लाके देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे रिटर्न्स लाके दे सकती है। जिस तरीके से पिडिलाइट ने परफॉर्म किया उस तरीके का परफॉर्मेंस हम इस कंपनी के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।